नमस्कार, मेरा नाम है राजकेश वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी के खास कार्यक्रम राज धर्म लाइव में आज हम बात करेंगे हरियाणा को कौन जीतेगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा जो अभी जानकारी मिल रही है, कल 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल आधिकारिक तौर पर बज जाएगा। लेकिन इस सबके बीच सवाल यही है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 370 और एनडीए मिलाकर 400 पार, तो वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इस रथ को रोकने की भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी अपने आप में बेहद अहम है। दिल्ली के नजदीक सटा ये राज्य, 10 लोकसभा सीटें यहां पर है। 2019 की बात करें तो बीजेपी ने पूरी तरह से सुपड़ा साफ करते हुए 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में बीजेपी के कंधों पर एक बार फिर से इसी जीत को दोहराने की जिम्मेदारी है। तो वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर क्या बीजेपी के इस रथ को हरियाणा में रोक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जेजेपी का अब अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार अब टूट चुकी है। बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ मिलकर नए सिरे से सरकार का गठन हरियाणा में कर दिया है। तो यहां से बीजेपी पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ऐन लोकसभा चुनाव के बीच में अचानक से गठबंधन तोड़कर नई सरकार बनाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अब जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो अब लोकसभा करनाल से चुनाव मैदान में होंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ जेजेपी से कर्नल एस राठी हैं, बीजेपी से रमन मलिक जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस से भी हमारे साथ कुछ देर बाद उनके प्रवक्ता जुड़ेंगे। सबसे पहले रमन मलिक जी, 6 टिकटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, अभी 4 बाकी है। कब तक उम्मीद लगाएं कि उन चारों पर भी आपके उम्मीदवार मैदान में घोषणा उनकी हो जाएगी? एक प्रक्रिया है राज जी, आपको बहुत भली भांति पता है कि हमारे यहाँ प्रक्रिया है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, विभिन्न पद्धतियां हैं, उनके माध्यम से जिन जिन को कमल का फूल संभालना है उनको जिम्मेवारी दी जाती है, उन कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है कमल का फूल संभालने को, बाकियों को काम दिया जाता है कमल के फूल संभालने वाले को संभालने का। और यही चुनाव का प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती है। कोई प्राइवेट पार्टी या कोई प्राइवेट कंपनी ने तो चूज नहीं करनी, तो इसलिए मैं उसके ऊपर तो नहीं बोल सकता कि जी और किसने क्या करना है। लेकिन हमने तो यही है कि हमारा तो प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में एक और भी तो सवाल है ना, कमल आपने जेजेपी को भी थमाया था, साथ में सहयोगी बने थे, लेकिन वहां से तो नहीं छीन ही लिया उनकी ना। तो चाबी थी साहब। नहीं, चाबी तो उनका थी, लेकिन कभी भी कमल हमारे में मर्जर तो नहीं हुआ। चाबी और कमल ने मिलकर गठबंधन में सरकार तो बना ली थी, तो ऐन मौके पे साथ छोड़ने की जरूरत क्या थी? नहीं नहीं नहीं, वहां तो देखिए 2 एक दिन आगे चीज बढ़ लेने देते। ना 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 राज जी, ये जो है ना, इसको एक गलत तरीके से पेश करा जाता है बार बार। आप सही कर दीजिए। जेजेपी ने बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ा, ये वास्तविकता है। उनके अलग नारे थे, हमारे अलग थे, उनका मैनिफेस्टो अलग था, हमारा अलग था, कांग्रेस का अलग था। हमने हरियाणा की जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को नजर रखते हुए एक, हालांकि हमारे पास आज जो मेजॉरिटी है उतनी मेजॉरिटी तब भी थी, लेकिन हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि विधानसभा के अंदर इस प्रकार का एक गठजोड़ बनाया जाए जिसके अंदर जो एक बड़ा तबका है हरियाणा का, उसकी प्राथमिकता, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो और उसके माध्यम से चुनाव के उपरांत जो मैंडेट आया उसको एग्जीक्यूट करा जाए, उसको संभाला जाए, उसको बनाया जाए। नहीं करते तो सरकार तब भी चलनी थी, बननी थी, लेकिन ये सरकार जो है ज्यादा स्थायी थी और इसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी लोगों की हरियाणा के, तो वो हमने चलाई। हमारा कोई भी गठबंधन लोकसभा के लिए नहीं था। जेजेपी हमारी विधानसभा में पार्टनर थी, लोकसभा के लिए नहीं थी, ये एक फैक्ट है।
अब उस फैक्ट को अगर हम चेंज करना चाहें तो नहीं होगा। विधानसभा की पार्टनरशिप की तो बात कर रहे हैं ना, उसको तो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते थे। लोकसभा चुनाव के बाद तोड़ लेते गठबंधन, यानी अभी बीच लोकसभा की क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी, ऐसा क्या ब्रह्म ज्ञान बीजेपी को आ गया कि जिस पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था कि भाई अब तो रास्ते अलग कर लेते, ठीक नहीं है ये पार्टी। भाई देखिए, अलग अलग समय पे अलग अलग वक्तव्य आते रहते हैं, ऊपर नीचे बात होती रहती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका एक पाथ डिसाइडेड है और उस पाथ से आप हटके दूसरे पाथ पे चलना शुरू कर देते हैं, लोकसभा का हमारा कोई आपसे कोई बात नहीं थी, और आप अगर लोकसभा पे हट करेंगे तो फिर हमारे को अपने पाथ अलग करने पड़ेंगे। राठी साहब, क्यों हट किया हुआ था कि नहीं लोकसभा की सीटें हमें चाहिए ही? रमन मलिक जी कह रहे हैं कि इसी हट की वजह से ही हमने जो है आप लोगों को अपने साथ से हटा दिया। देखिए, पहली बात तो मैं यही चला था, एक पॉजिटिव नोट पे हमें शुरू करना चाहिए कि जितने दिन भी हम बीजेपी और जेजेपी ने सरकार चलाई है, बहुत अच्छे तरीके से चलाई है, और मेरे ख्याल ये एक किस्म का पूरे देश की राजनीति में एक किस्म का हमने एक उदाहरण दिया है किस तरह से संसद की सरकार चल सकती है। बहुत अच्छी सरकार चली। पॉलिटिकल में अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, हमारी अपनी मजबूरी है, हमारी एक दूसरे से शादी नहीं हुई थी, इट वॉज एन अलायंस, और जो बहुत अच्छे से हमने एक दूसरे से निभाया। अभी मजबूरियां देखिए, वो भी एक राजनीतिक पार्टी है, हम भी एक राजनीतिक पार्टी है, उनको अपना एक किस्म से सीधे सीधे फायदा ही कहते हैं, अपना फायदा उन्हें देखना है, अपना फायदा आपको देखना है। हाँ, उनको फायदा अपना देखना, हमको फायदा अपना देखना। अभी उनको दिखा कि हम फायदा वहां पे ज्यादा है तो उन्होंने अपना स्टेप उठा लिया। देखिए, हम 10% के भागीदार, जनता का फायदा देखना भूल जाते हैं। देखिए, हम 10% के भागीदार थे और हमने अपने जो हमारा कर्म धर्म था उसके मुताबिक हमने सीट मांगी थी, जो हमारा बनता था, जो हमारा अधिकार बनता था। नहीं हुआ, ठीक है, उनको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है, वो जाना चाहते हैं, एक अल्लाह लड़ना चाहते हैं, तो उनको बधाई, वो अपना कर्म धर्म निभाए, हम अपना कर्म धर्म निभाएंगे, फिर देखेंगे, बहुत बड़ा मैदान है आगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि सर की जेजेपी, मतलब चर्चाएं हैं, मैं इसको पुख्ता नहीं कह सकता हूं, तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जेजेपी ये विचार कर रही है कि लोकसभा चुनाव लड़े ही ना, क्योंकि कांग्रेस ने ये बड़ा आरोप लगाया है जेजेपी पर कि जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर ये पूरा एक सोची समझी एक साजिश थी कांग्रेस के खिलाफ कि ऐन मौके पर गठबंधन तोड़ेंगे, क्योंकि समय लोकसभा का बहुत ज्यादा बचा नहीं था, और उसके बाद जेजेपी जो है वोट कटुआ पार्टी के तौर पर काम करेगी बीजेपी के लिए, ये कांग्रेस के आरोप है। और अब सुनने में आ रहा है कि शायद जेजेपी इसी उससे बाहर निकलने के लिए, इसी नैरेटिव से बाहर निकलने के लिए शायद चुनाव मैदान में उतरे ही ना। देखिए, ये तो इनसिक्योरिटी है कांग्रेस वालों की, ठीक है, ये इनसिक्योरिटी बोल रही है उनकी, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, ठीक। हमसे क्यों घबरा रहे हैं वो? हम खड़ा करें ना खड़ा करें, किसकी मदद होगी किसकी मदद नहीं होगी, ये तो राजनीति में चलता है, एक की मदद हो सकती है, दूसरे की कट सकती है, ठीक है, वो अपना धर्म निभाए, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। और जहां तक लड़ने की बात है, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, या मंदिर में कोई बैठे हैं गुरुद्वारे में, हमको अपनी प्रेजेंस देनी है, हमको कल इलेक्शन लड़ना है, लोगों के आगे जाना है, तो हम अपना विचार करेंगे, हमने क्या करना है, कैसे करना है, उसके मुताबिक हम कदम उठाएंगे। हम उनके कहने पे या उनके ना कहने पे हम कोई करेंगे। जी, रमन मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा हंसी इस बात की आती है। हंस लीजिए सर, स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। नहीं, वो बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने शायद कपिल शर्मा को बाहर निकालने का एक ठेका ले रखा है। उनके नेता सारे के सारे इसी प्रकार से करते हैं कि सबसे बड़ा कॉमेडियन मैं बनूंगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये बोलना उस पार्टी को, देखिए हम आइडेंटिकल, हम अलग अलग पार्टी हैं दो, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल साइंस, एक पॉलिटिकल
एनालिस्ट की तरह अगर सोचूं तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता ने 10 सीटों में इनको विजयी बनाया जेजेपी। आप उनको सरे से नकार दें कि जी वो वोट कटुआ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बंगाल में क्या हैं, आप केरल में क्या हैं, आप बाकी जगह पे क्या हैं, आप शून्य हैं। यूपी में क्या है, बिहार में क्या है। सो मेरा कहना राज भाई इतना होता है कि वोट कटुआ बोलना, वो बोलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और वो आपकी इनसिक्योरिटी भी दिखाता है कि आप इस समय किस हिसाब से सोच रहे हैं। कि अगर कांग्रेस को देखें, आईएनएलडी को देखें या फिर जेजेपी को देखें, तो इनके शीर्ष नेतृत्व जो है अगर एक कम्युनिटी से आता है तो आप क्या, वो आप कम्युनिटी की पार्टी हो गए हैं, आप पूरे 2.5 करोड़ लोगों की पार्टी नहीं है। एक प्रोग्रेसिव पार्टी चल रही है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, आप उनको चलने दीजिए। वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, इट्स अप टू द पीपल। चलिए, मनीष खटाना भी ये भी जुड़ गए हैं, उनसे भी ले लेते हैं इसी का। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के इस राजधर्म कार्यक्रम में। अभी रमन मलिक जी ये कह रहे हैं कि जो एक आरोप आप लोग जेजेपी और बीजेपी पर लगा रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी ने पीछे पर्दे की पूरी साजिश रची और उसी के तहत ये गठबंधन सरकार तोड़कर लोकसभा में जेजेपी वोट कटवा पार्टी का काम कर रही है। आपको आवाज आ रही है मनीष जी मेरी? आप सुन पा रहे हैं मनीष जी? राज जी, सबसे पहले तो देरी से जो, हाँ मुझे आ रही है, आपको आ रही है? आ रही है आपको? जी 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 जी। बेसिकली रमन मलिक जी ये कह रहे हैं कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं जेजेपी के ऊपर कि बीजेपी के साथ मिलकर वो वोट कटवा पार्टी का काम करेगी लोकसभा चुनाव में, वो निराधार है। और कहीं ना कहीं जो जनता ने जेजेपी पे भी भरोसा जताया था उसका भी अनादर जो है वो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। शायद मनीष जी से संपर्क, हाँ प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीष जी। मनीष जी को बोलो गाड़ी रोक के बात करें तो ठीक रहेगा, नेटवर्क मनीष जी मिल अगर आप जाएगा। कहीं 10 मिनट के लिए अगर आप रुक जाएंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मनीष जी से कांटेक्ट करें और उसके बाद एक बार फिर से मनीष जी के साथ जुड़ेंगे। जी राठी साहब, जो एक सवाल था चुनाव लड़ने को लेकर, तो मतलब क्या अभी स्पष्ट तौर पर यह मान लिया जाए कि जेजेपी चुनाव लड़ रही है, या फिर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है कि जेजेपी शायद इस लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे ही ना? क्यों नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा 18% वोटर है हरियाणा में, तो हम उसको, आप एक चीज बताइए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वर्कर अपने साथ रखने की जरूरत है। अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो वो कहां पे जाएगा वोटर? किसी दूसरे के पास जाएगा। तो हम बस किसी को दूसरे को बैठे बिठाए प्लेट में क्यों खिलाएंगे? हम लड़ेंगे, हम दब के लड़ेंगे, मजबूत हैं, मजबूत थे, मजबूत रहेंगे। अरे 25 साल में 32 साल का हमारा नेता है, बहुत बड़ी राजनीति है उसकी आगे। 32 साल में मैं सबसे युवा एमपी बना, सबसे युवा मंत्री बना, और इसमें कोई शक नहीं। ये आप भी कहते थे और भी कहते थे, रमन भाई मेरे पास बैठे, शायद इनको बुरा लगे, अगर सरकार चला रहा था तो दुष्यंत चला रहा था। तो इस प्रकार का बेस उसके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, नहीं हुआ, अलायंस टूट गया, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। वो उनको अब शुभकामनाएं, वो अपनी लड़ाई लड़े, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस को इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है हमसे? अब किसको सपोर्ट करें, किसकी कटेंगी, किसकी नहीं कटेंगी? आप लड़ाई लड़े ना अपनी, आइए मैदान में देखते हैं। मेरी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक या तो आपका माइक म्यूट है। किसका? मेरा?
नहीं आपका नहीं, मनीष जी की मैं बात कर रहा हूँ, मनीष खटाने जी का। आपकी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार फिर से आप रीज्वाइन कीजिए, और कहीं अगर रुक कर 10 मिनट आप इस डिबेट में शामिल होंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। जी रमन जी, बात यहां थी कि अभी आपने सारे सिद्धांत, सारी चीजें कांग्रेस के लिए बता दिया कि कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जनाधार मिला था जेजेपी को, 10 सीटें हरियाणा से दी, तो उसका मान सम्मान वो रखे। लेकिन जब साथ में जेजेपी आपके साथ आ गई थी तो मान सम्मान तो आप लोगों ने भी तो नहीं रखा ना भाई। अगर एक आध सीट आप दे देते लोकसभा के लिए तो तकलीफ क्या थी? जो कि एक मिनट, राठी साहब भी इस बात का कह रहे हैं कि भी 10% के हिस्सेदार थे और शुरुआत में तो एक गलती सभी के सभी जितने भी पत्रकारिता या राजनीतिक विश्लेषक हैं जो दूसरी तरीके से सोचना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वो हमेशा कर रहे हैं। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि मैं जिस तरीके से बार बार आपको पहले भी कहा है, our alliance was a post-poll alliance based on विधानसभा रिजल्ट्स। ये कोई प्री-पोल अलायंस नहीं था। अरे सर, गंगा जल लेके हाथ में कोई कसम थोड़ी ना उठा रही थी कि लोकसभा चुनाव में आप अलायंस में नहीं जाएंगे। इससे पहले भी तो अलायंस के कोई वादे वचन तो नहीं बने थे। आप भी तो विधानसभा में जब आपको लगा कि तभी तो आप जेजेपी के पास गए थे कि आ जाइए भाई साहब हमारे साथ, हमारी सरकार बन नहीं पा रही है, आपके साथ थोड़ा सा ठीक है। हमारे नंबर तब भी आज देखिए, वी हैड प्लेन मेजॉरिटी तब भी और आज भी, लेकिन हमने जनता का दिया हुआ जो एक मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट देते हुए उनको उनके साथ सरकार चलाई। हमने 4.5 साल बहुत अच्छी दोनों ने सरकार चलाई, लेकिन उनका जो लोकसभा को लेकर एक विजन है और हमारा विजन जो है वो क्लैश करता है, इसलिए हमने कुछ कर दिया। अगर उनका और हमारा विजन नहीं क्लैश करता तो हम क्यों करते? बट बात राज भाई, चुनाव मैदान में जब रहेंगे तो ये बात कहेंगे ना कि जेजेपी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, तो जेजेपी को भी वोट दे दीजिए भाई। हमने मिलकर सरकार 4.5 साल मिलके हमने अच्छी सरकार चलाई है। चलिए मनीष जी, शायद हमारे आवाज मिल रही होगी, आपकी भी आवाज सुनने के लिए हम लोग कांग्रेस के मित्र जितने हैं राज भाई, कांग्रेस के मित्र खासकर हुड्डा साहब और हुड्डा साहब के घर पे फर्स्ट फ्लोर की छत पे बैठ के चाय की चुस्कियां लेने वाले वो 5 हुड्डा साहब के प्यारे वकील जो बैठ के हर नौकरी के ऊपर केस डलवाते थे, वो हर नौकरी के ऊपर रुकवाना चाहते थे, हर काम को रुकवाने के लिए जो उनका वो जो सेल है, उनको भी वो भी ये मानते हैं कि उनके पास किसी भी तरीके से इनको बीजेपी जेजेपी की सरकार जो चली उसके अंदर उनके पास कोर्ट के अंदर सबमिट करने लायक कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था जिसके बेसिस पे वो कोई केस भी डाल सके। और हमने कांग्रेस के खिलाफ हमने तथ्यों के साथ जनता की अदालत में भी गए, हम दूसरी अदालत में भी गए, सब सामने है। और ये बात मत भूलिए कि जो बेसिक फर्क है, मनीष भाई एक सेकेंड, जो बेसिक उसका आपको मनीष जी रिटर्न देना होगा जवाब। और राज भाई ये आप भी जानते हैं कि सेकंड टर्म हुड्डा साहब की 5 विधायक चुरा के उन्होंने 40 के साथ 5 का आंकड़ा मिला के 45 करे थे और वो 5 के ऊपर फैसला नहीं आने दिया था। तो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलाते हुए कांग्रेस ने करी। ये तो अभी भी अब चर्चा है कि आप जेजेपी वाले विधायकों को चुराने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए एक बार मनीष खटाना जी से रिएक्शन ले लेते हैं, इस पे आते हैं, एक बार आते हैं मनीष खटाना जी से रिएक्शन ले लेते हैं। काफी देर से कोशिश कर रहे थे जोड़ने की। मनीष जी, रमन मलिक जी के सवाल का जवाब दीजिए। राज जी, मेरे भाई, बड़े भाई, प्रवक्ता, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता रमन मलिक जी कह रहे हैं कि विधायक चुराने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश में 11 स्टेट की सरकार को जो तोड़ा गया, तो क्या विधायक चुराए गए या विधायक कैसे आए? इस देश में पिछले 9.5 साल में 11 स्टेट की सरकारें तोड़ी गई हैं और वो कैसे तोड़ी गई है वो आम जन को भी जो आप करते थे। रमन जी, अब मेरी बारी है, बड़े भाई मेरी बारी। मलिक साहब बात पूरी करने दीजिए,
बात पूरी करने 370 का प्रयोग करके कितनी बारी सरकार तोड़ी, वो संवैधानिक था? अरे जनाब, अभी तो बात करने दीजिए, एक बार उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। वो ऑपरेशन लोटस को हर कोई जानता है। जी हाँ मनीष जी, बात पूरी कीजिए अपनी। राज जी, आपको आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। जी राज जी। जी आप बात पूरी कीजिए अपनी। जी राज जी, मैं ये कह रहा था, जो विधायक चुराने की बात थी वो तो सभी जानते हैं। और दूसरी बात, जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन जो हुआ वो किस बेस पे हुआ? 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, 5100 रुपए पेंशन देने के नाम पर। तो क्या दोनों ही जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम था वो पूरे हुए? नहीं हुए। और खट्टर साहब की तारीफ करने में लगे थे मोदी जी जब गुड़गांव आए रैली में, द्वारका एक्सप्रेसवे में, और वहां पर भीड़ जब नहीं जुटा पाए, और हरियाणा के लोगों का ये मैसेज था कि पिछले 9.5 साल की सरकार फेलियर हो गई। चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे जवान का मामला हो, चाहे पहलवान का मामला हो, चाहे महिलाओं के सम्मान का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो। तो जब 9.5 साल का मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का फेल हो गया, तभी तो बीजेपी ने नया एक्सपेरिमेंट करा। जब 9.5 साल आपने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और 6 महीने बाद विधानसभा का और लोकसभा का अगले महीने इलेक्शन है, तो आपने उनकी जो 9.5 साल की योजनाएं थी, जो उन्होंने लोगों के लिए काम किए, वो गिनवाते। इसका मतलब बीजेपी ये मानती है कि हमारा मुख्यमंत्री फेल हो चुका है। जब बीजेपी ये मान रही है कि मुख्यमंत्री फेल हुआ है, तो आप बताइए हरियाणा की जनता कहां जाएगी? और जो मेरे भाई हुड्डा साहब के बारे में कह रहे थे कि वहां चाय की चुस्की, तो इस देश में पहला एकमात्र ऐसा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो महिलाओं के सम्मान में दिल्ली जंतर मंतर पहुंचा, जो किसानों के सम्मान में प्रत्येक दिन किसानों के धरने पे पहुंचा, जिसने ओपीएस का समर्थन का काम किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से सरकार के जो भी जितने भी काम अटके हुए थे पिछली सरकारों के, उनको करने का काम करा, और किसानों का ऋण माफ किया, किसानों का बिजली बिल माफ किया। इन्होंने आते ही डीटीपी कट्टे का रेट बढ़ाया और उसका वजन घटाया, किसान को मारने का काम करा। किसान की दुर्दशा आज पिछले 10 साल में, पिछले जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा दयनीय हो चुकी है। राज जी, ये तो बहुत बड़ा भाषण हो जाएगा। नहीं, जवान राज जी, 4 साल के लिए ठेकेदारी पे लगा दिया। अभी ना ये सरकार जवान की है ना किसान की है, ये सरकार एक पूंजीपतियों की है, और पूंजीपति उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम करती है, जिनका एनपीए इन्होंने करोड़ों रुपए माफ किया और किसान को कर्ज के नीचे दबाने का काम किया। बताइए मनीष जी, राजीव एक सेकंड, बावजूद हम देख रहे हैं 2 टर्म से लगातार जनता जो है बीजेपी पर भरोसा जता रही है। राजीव हुड्डा साहब ने, राजीव एक सेकंड, मनीष जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। राठी साहब कुछ कहना चाह रहे, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के पास। मनीष जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूँ, किसान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान। आप मनीष जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप भाई कमाल है। आप किसान के युवा के महिलाओं के बहुत आप किसान के युवाओं के महिलाओं के बहुत चैंपियन हैं। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, ये झज्जर आपके पास ही है ना? ये 10,000 एकड़ जमीन किसानों की किस भाव में खरीद कर किस भाव में दी गई है और आज किस भाव में मिल रही है? पहला क्वेश्चन आप मेरा ये आपसे। दूसरा, एक सेकंड मनीष जी सुन लो प्लीज, हमने आपकी सुनी। उनको डबल मुआवजा देकर जमीन लिया गया। हमारी सरकार में किसान सड़कों पर पीटा नहीं गया, सरपंचों के सिर नहीं फोड़े गए, सरपंचों के सिर नहीं फोड़े गए। लाठी और डंडे से सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है जनता की सुविधाओं को लेकर, सरकार चलती है जनता के हित को लेकर। लाठी डंडे और गोलियों से सरकार नहीं चली। और ये आपको 2024 में हरियाणा का मतदाता आपको बताएगा। मनीष जी, तभी तो सरकार चलेगी। आप लोग की स्थिति में है नहीं कि सरकार दूसरे आपस में जो एक दूसरे का सर फोड़ने में लगे हुए हैं कांग्रेसी नेता, ऐसी स्थिति में बीजेपी या दूसरी पार्टियों का सामना या मुकाबला करने के लिए तैयार मान रहे अपने आप को। खैर, एक बार राठी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ,
मनीष जी ने किसानों का बता दिया, किसानों का मैंने आपको बता दिया, ज्यादा दूर हरियाणा में जाने की जरूरत नहीं है। आपके बराबर में झज्जर में जो काम किया है हुड्डा साहब ने, ठीक है, वो सबके सबके सामने है, और वो आपको, ठीक है, आप कितने मददगार है और कितनी आपकी सोच है किसानों के बारे में दिखलाती है। दूसरी बात आ जाइए, मैं आपने बोला महिलाओं की 50% रिजर्वेशन किसने करवाई? दुष्यंत ने करवाई। महिलाओं को 33% का डिपो किसने दिलाया? फूड एंड डिपार्टमेंट हमारे पास था, किसने दिलाया? दुष्यंत ने दिलाया। युवाओं की 75% रिजर्वेशन, ठीक है, किसने करवाई? दुष्यंत ने करवाई। उसमें रोड़ा, उसमें रोड़ा किसने डाला? क्वेश्चन ये है। आपने गंदी राजनीति करी। 75% युवाओं का रिजर्वेशन उसने किया। एक यूथ है, वो समझता है यूथों की प्रॉब्लम। उसने उसने 75% उसमें रोड़ा किसने डाला? उसमें रोड़ा डालने वाले आप ही थे मनीष जी। आप ठीक है, अगर ज्यादा ना बोले तो आपके लिए भला होगा। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतने ज्यादा आप एक्सपोज होगे। मेरा तो आपसे यही निवेदन है। लेकिन राठी साहब, वो जो 75% रिजर्वेशन वाला मामला जो था, उसमें तो इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं तो आप लोगों के खिलाफ ही थी कि ये व्यवहारिक तौर पर संभव है नहीं, इसको करेंगे कैसे? व्यवहारिक तौर पर संभव क्यों नहीं है? दूसरी स्टेटों में है। अगर मेरा यूथ यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, असम का जो आंदोलन हुआ था, आज तक मिल नहीं पा रही है तरीके से। आप समझिए को अगर एक स्किल्ड लेबर चाहिए और अगर वो यहाँ नहीं मिल रही है तो वो क्या दूसरे स्टेट की तरफ नहीं जाएगा? है तो सभी लोग एक ही देश के नागरिक, ठीक है, तवज्जो मिलनी चाहिए। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है नहीं मिल पा रही है। क्वेश्चन ये नहीं मिल पा रही है। सबसे ज्यादा हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड हरियाणा का है, जो इस सरकार में मिस किया गया है। पॉलिटेक्निक खोले गए हैं, ट्रेनिंग हुई है। आप देखिए क्या क्या चीजें की गई हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि जो इंडस्ट्री जो बाहर से आई हुई है, उनको एक स्पेसिफिक पे देनी पड़ेगी, जिसमें उनका जो प्रॉफिट है वो लेवल कम आएगा। इसलिए ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है। लेकिन सर, वो तो कोर्ट ने मना कर दिया ना, तो इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोग क्या करेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं लगा ना कोर्ट को भी कि नहीं, कोर्ट में आग लगाने वाले कौन थे? मनीष जी से पूछिए, यानी कि नहीं, कौन थे जिन्होंने कोर्ट में गए हैं? वो आग लगाने वाले जो है वो आग लगा गए, और वो जज बैठे हुए हैं, वो उनको तो किसी बात का ज्ञान ही नहीं है। यानी कि आप उनके फैसले के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मतलब न्यायपालिका के फैसला अब खड़ा करेंगे। देख, फैसला तो अभी बाकी है। फैसला तो आएगा, सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला भी तो आएगा। चलिए, रमन मलिक जी, राठी साहब ये कह रहे हैं कि तमाम जितने भी काम थे, जो बड़े बड़े काम प्रदेश में हुए, दुष्यंत चौटाला ने कराए। मनोहर लाल जी ने भी कुछ कराया या नहीं कराया? क्योंकि अब सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि 9 साल के कार्यकाल के बीच में ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का मतलब यही था। या तो लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत नहीं पा रही थी, उन्हें लगा कि उनके जो मुख्यमंत्री को अगर लोकसभा में खड़ा कर देंगे तो 10 की 10 सीटें आएंगी, ऐसा था। या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब थे, उनका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से ना केवल जनता बल्कि हाईकमान भी खुश नहीं था। देखिए, दो चीजें। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री का पद होता है, उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, तो फिर ये पद वैसे ही मीठी टॉफी के तौर पर दे दिया जाता है क्या? वो आप पद नहीं है, लेकिन अगर पद दिया है, पद नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अब मेरे बात पूरी करने दीजिए राज जी, मेरे बात पूरी करने। जी जी करिए। हमने एक सरकार मिल के चलाई है, बिना मुख्यमंत्री और बिना कैबिनेट के अप्रूवल के कोई भी डिसीजन पास नहीं हो सकता। तीसरी सबसे बड़ा पॉइंट, मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की सेवा करने के उपरांत जो जिम्मेवारी जिस प्रकार से दी जा रही है, जिस प्रकार से उनका अगला कदम उनके लिए प्रधानमंत्री ने देखा हुआ है और कर रहे हैं, वो बहुत एक सीनियर कदम है, एक बहुत सीरियस कदम है। और मेरे को ये लगता है कि हरियाणा इस चुनाव के बाद, जब मनोहर लाल जी की जो पोजीशन सेंटर में होगी,
उसको देख के हरियाणा इठलाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये तो रही बात। क्या पोजीशन, गृह मंत्री बनाएंगे या प्रधानमंत्री बना देंगे, क्या करेंगे? ऐसी कौन सी पोजीशन एकदम ढोल नगाड़ों के साथ जो है शुरू हो जाएगा? बिल्कुल होगा, ढोल नगाड़ों के साथ ही हरियाणा उनका स्वागत करेगा 26 मई के बाद। नहीं तो अभी कौन सा तिरस्कार या नहीं अभी जो हो रहा है उसके ऊपर एमपी और राजस्थान के। हम वापस टॉपिक पे आए राज भाई, जो चीज मैं आपको कह रहा हूं, मनोहर लाल जी का एक बिना दाग का कर्मठ पूरा 9.5 साल रहे हैं, ना कोई पत्रकार, ना कोई ऑपोजिशन का व्यक्ति, ना कोई समाज सेवी और ना ही कोई बुद्धिजीवी ऐसा है जो यहाँ तक प्रूव कर दे कि तुरंत उंगली उठा दी इस बात पर। मनीष जी ने तुरंत उंगली उठाई। मनीष जी बताइए। वो प्रूव ही नहीं कर सकते। कोई चीज ऐसी प्रूव तो करो कि उन्होंने कहीं करप्शन करी हो किसी भी तरीके की। मनीष जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से मनीष जी। साइलेंट। आई थिंक आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ और उसकी वजह से वो शायद दिक्कत कर रहा है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे मनीष जी, तकनीकी खामी है। नहीं, लेकिन सवाल देखिए, ठीक है आप केंद्र में लेकर जा रहे हैं, जब हरियाणा के लिए इतना बेहतर काम मनोहर लाल जी कर रहे थे, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरे राजकाज को आगे लेकर बढ़ रहे थे, तो हरियाणा का तो भला और होने देते। और अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा के अंदर ना सिर्फ देखिए, हरियाणा की परिस्थिति 2014 से लेकर में बिजली को अगर आप लें तो अमूलचूल परिवर्तन है। मैं स्टेटस बता रहा हूं जिसमें फर्क आया। किस किस में फर्क आया? बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था। हाँ, कहीं इंटीरियर रोड्स की अलग बात है, लेकिन हाईवे, स्टेट हाईवेज आर एक्सीलेंट। इतने बढ़िया कभी भी नहीं थे। बिजली बहुत व्यवस्था खेला आपने बड़ा सेफ खेला रमन जी सड़कों को लेकर तो, क्योंकि जिस शहर में आप रहते हैं, जिस शहर को चेहरा बनाकर सरकार देश विदेश में बेचती है हरियाणा को, देखिए ये है ग्लोबल सिटी। उसकी आपने देखा, आप अहिरवाल की भूमि से आते हैं, मेरी बात सुनिए। पानी तो इतना है कि शहर ही उस पानी में डूब जाता है। कचरा ऐसा है, पानी गुड़गांव के अंदर के अलावा अगर हम बात करें, आप बार बार बोल रहे हैं, आप ये बताना भूल जाते हैं कि जो नेचुरल ड्रेनेज थी वो सारी कांग्रेस की सरकार बेच खाई, तब आपसे नहीं बोला जाता। अरे सर, हम तो तब भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। तो वो जो नेचुरल ड्रेन्स बेच खाई, आप उनको खुलवा दीजिए। कैसे खुलवा दें? लोगों के घर तोड़ दें। इतनी तो ताकत सरकार के अंदर, लोगों के घर तोड़ दें। जो कॉलोनियां पास करके बेच दी हुई हैं वो तोड़ दें सारी। मनीष जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आप तो ये बात बोल रहे हैं कि एक साथ सफाया कर दो सारे लोगों का। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने जो कर दिया अब उसका कोई समाधान नहीं है? यानी कि आप कर रहे हैं ना, धीरे-धीरे समाधान कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, ये पिछले वाले आकर कर चले गए हैं। भाई अंडरग्राउंड पाइपिंग हो रही है, कैनाल्स बन रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना है और बहुत बेहतरीन बना है। जो हुआ था गुड़गांव में उसको एक बारी को हम अगर बाद में डिस्कस करें, जो टेल पे पानी पहुंचा 40 साल नहीं पहुंचता था, वो पहुंचा, वो सरकार ने पहुंचाया ना। किसानों को हर तरीके सुविधा दी ना, गिरदावरी करी ना हर टाइम। उसके अलावा जो पिछली सरकार जब गई थी 2014 में, कितना बकाया था? आप भी इस प्रदेश में पुराने पत्रकार हैं, 200 करोड़ से ऊपर का देनदारी बकाया थी किसानों की। किसने आके दी? 2 रुपए के चेक लिए हमने क्या की? ये जो किसान है वो नाराज क्यों रहते हैं? राजनीतिक स्टंट ही है या फिर कुछ किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं ना साहब। सारे किसान तो ये नहीं है कि सारे किसान सिर्फ किसानी करते हैं। जो 750 किसान शहीद हुए वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आपके कार्यकर्ता थे साहब। प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आप उन्हें शराब, कबाब, शबाब तीनों पिलाते थे, तीनों खिलाते थे। नहीं, ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए आपने रमन मलिक जी। बिल्कुल
मनीष जी जवाब दीजिए, बड़े गंभीर आरोप है ये, कबाब शराब शबाब तक की बात आ गई है, मतलब आप समझिए। देखिए आप अगर वो जो मोर्चे पे खड़े किसानों को ये कहेंगे कि वो वहां पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो तो अय्याशी करने के लिए वहां बैठे हुए थे। रमन शराब के ट्रक नहीं देखे थे? आपने शराब के ट्रक नहीं देखे थे? अरे सर शराब तो कहाँ आपने दिखती और कहाँ बढ़ती है? जवाब दीजिए इस आरोप का। आपने ड्रम से शराब का महकमा, राजी, ये जो युवा उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, हरियाणा में शराब को 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंचाने वाले, राजस्व को अपने पीठ थपथपाने वाले, रात को 4 बजे तक ठेके खोलने वाले और एमएनसी में युवाओं को शराब परोसने वाली की सरकार शहीद हुए। मुझे बड़ा दुख है कि भाइयों ने एक मिनट के लिए ये नहीं कहा कि हमें दुख है। प्रधानमंत्री ने तो आगे कहा टीवी पे कि मुझे दुख है, लेकिन प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे, वो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जो 750 शहीद हो गए। बड़े शर्म की बात है, जिस देश में और प्रदेश में जहां किसानों के ऊपर पूरा सब कुछ टिका हुआ है, आज उस किसान की शहादत को भी इन्होंने ये कह दिया कि वो शहादत ही नहीं थी। तो जब किसान का ही सम्मान नहीं है इस सरकार में, हरियाणा के किसान थे ना, आपको भी लगता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है? क्या वो किसान हरियाणा का था? क्या वो देश के किसान नहीं थे? अरे पंजाब क्या ये देश के किसानों का अपमान नहीं है? हरियाणा क्या आप उनको SYL पे आप क्यों नहीं बोलते हो कि पास पानी? लेकिन हरियाणा में भी तो बड़ा विरोध हुआ था ना मलिक साहब। इस बारी हो गया करार भाई, तो आकर खड़े हो गए थे ना किसानों के साथ। उत्तर प्रदेश के किसान तो आकर खड़े हो ही गए थे ना। राज भाई, काट की आंडी एक बारी चढ़ती है, इस बारी 2 बार चढ़ गई, आपकी तो 2 बार चढ़ गई। राज्य इनकी काट की आंडी 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार कैसे चढ़ाओगे? चढ़ेगी, फिक्र ना करो। काट की आंडी तो 2 बार चढ़ गई, आपकी तो 1 बार चढ़ती है। किसानों को लेकर जो आरोप रमन मलिक जी लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो शराब कबाब और शराब पूरा आंदोलन, प्लान आंदोलन कर रहे थे, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? राज्य देश के किसानों का इससे बड़ा अपमान। एक बार राठी साहब से एक कमेंट ले। देखिए पहले तो मैं जो रमन जी ने कहा है कि उन्होंने अपने खट्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया और उन्हें बहुत अच्छी उपाधि देने के लिए उन्हें उनकी और ज्यादा सर्विस ली जाएगी, तो काम तो शिवराज पाटिल ने भी किया था, वसुंधरा राजे ने भी किया था, कहाँ है आज वो? ये आप लोग बलि चढ़ाते हो और बड़ी चढ़ा के, ठीक है, एक किसी के सिर के ऊपर रख के आप अपनी राजनीति करते हो। जहां तक किसानों की बात आ गई है, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी पार्टी ने, ठीक है, इस देश को विभाजित करने में बहुत बड़ा अपना हिस्सा आज तक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 60 साल की उम्र हमारी भी होगी, सीनियर सिटीजन हम भी हो गए हैं, पर जिस तरह का कम्युनलिज्म और जिस तरह का सोसाइटी को डिवाइड करना इस बीजेपी पार्टी ने किया है, इतना हमने नहीं देखा है। जहां तक किसानों की बात है, किसान आप ये लोग, ये बीजेपी वाले, रमन जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, प्लीज लेट मी पुट माय पॉइंट, आई मे बी रॉन्ग। 4 साल तक नहीं दिखा था, हाँ, 4.5 साल तक हम नहीं देखा था, हमने अपना कर्म धर्म निभाया, आपने नहीं निभाया। ये आप छोड़ के गए हो, हम नहीं छोड़ के गए, हम आपको लाइन पे लेके आ रहे थे, क्योंकि वो आपको टॉलरेट नहीं हुआ, इसलिए आपने ये गठबंधन तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा, हम वफादार लोग हैं। और जहां तक किसानों की बात है, अलग ट्रैक पर चल रहे थे क्या राठी साहब? रमन मलिक जी, राठी साहब कह रहे हैं ट्रैक ठीक नहीं था, ट्रैक को अलाइन करने की कोशिश जेजेपी कर रही थी, वो आप तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए फिर ये अलाइन टूट गया। ये भी मैं बताता हूं, जितना भी एमएसपी, जितना भी किसानों के लिए हुआ है, वो जेजेपी की, केवल जेजेपी का ही कंट्रीब्यूशन है सरकार में। ये सरकार किसानों के खिलाफ है और एक कम्युनिटी के खिलाफ है, और जिसका इनको
ठीक है, उसका इनको जवाब देना पड़ेगा और नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो भुगत रहे हैं ये वही किसान है रमन जी जिनके आगे मोदी जी ने आके माफी मांगी थी। ये वो किसान है जिनको झुकाना जानते हैं। ये वो किसान है जो आपके देश के लिए जवान देते हैं। आपने जवानों का भी बुरा हाल किया, आपने किसानों का भी बुरा हाल किया। इसका नतीजा आप भुगतोगे और बहुत बुरी तरह भुगतोगे। ये किसान डरने वाला नहीं है, ये हरियाणा का किसान है और हम किसान के साथ हैं। आज तक जितने हमने धर्म निभाते हुए आपके साथ राजनीति करी, आपके बीच ठीक जो भी सरकार का जो दायित्व था, जो हमसे जो उम्मीद थी, हम 200% उस पर उभरे हैं। चाहे हमारा वोट खराब हुआ फिर भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, मगर आपकी राजनीति गलत है और ये आपको सुधारना चाहिए। और इन किसानों के खिलाफ हम किसानों के साथ हैं रहेंगे। और ताऊ देवीलाल, ठीक है, ताऊ देवीलाल की राजनीति ही किसानों के ऊपर थी, हम उनके साथ हैं। मलिक साहब, जेजेपी को तो याद आ गया कि उन्होंने गलती कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा खैर समय ज्यादा लगा लिया, 4.5 साल के करीब समय लगाया। चलो, गलती नहीं की रमन जी, हम वहां पे बैठे थे, गलती नहीं की रमन जी, राजी, हम वहां पे बैठे थे तो इतना कुछ किसानों के लिए अगर किसी ने करवाया है इस सरकार में तो वो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला ने करवाया। चलो राज जी, तो क्लियर हो गया कि जेजेपी ने काम। जी मलिक साहब बताइए प्लीज। देखिए ऐसा है, फिर तो ये मानना चाहिए कि वो अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे जो वो सेंटर से करा लाए कि जी सेंटर से पास करा लिए बहुत सारी चीजें। ये जो भी करा हुआ है आज तक के जो भी आप मानक इस्तेमाल देखना चाहें, मानक आपके आंकलन लगा लीजिए, जब का समय लेना तब का ले लीजिए। किस सरकार ने किसानों के लिए ज्यादा कराई है? आप लोग एक अपने आप इंडिपेंडेंट प्रोग्राम में चाह रहा हूँ, जो आपने एक बयान दिया किसानों को लेकर, क्या लगता है कि उसे वापस लेने की जरूरत है आपको? जो आपने कहा था कि कबाब शराब और शबाब वाला जो बयान था, क्या ये आप जब इंडिया न्यूज में थे तब आपकी उस चैनल ने नहीं दिखाया था कि टैंकर कैसे शराब के टैंकर से शराब बांटी जा रही थी? अगर चंद लोग एक मिनट सर, रुक जाओ सर, ऐसे तो आपके भी बहुत सारे नेता हैं। कांग्रेस की नेता ने ये बोला नहीं था कि शराब बंटवाओ? वो वीडियो नहीं आपने देखा या आपकी चैनल उस समय जो थी उसने नहीं चलाया? सब नेशनल चैनल्स पे चला है। दूसरी, जहां तक शबाब की बात है, रमन जी सॉरी, वो आप लोगों ने नहीं देखे या वो छेड़छाड़ के मामले सामने नहीं आए? क्यों एसकेएम ने दबाए उनको मामलों को? तीसरी चीज, रमन जी मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड, एक पॉइंट ऐड करता हूँ। तो कबाब की बात है, क्या वो वहां नहीं हुआ? लोगों को रोका नहीं गया? लोगों के साथ क्या गलत काम नहीं हुए? क्या उनके व्यवसाय नहीं खत्म करे गए? कांग्रेस ने कराए थे क्या मलिक साहब ये सारे काम? बिल्कुल, कांग्रेस ने खुला बोला हम करवा रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं। बाद में प्रोग्रेसिव किसान वालों जो यूनियन बनाई है वो भी इन्होंने कराया। मनीष जी देखिए, राजी मैं रमन जी की बात से कई चीजों पे बहुत सहमत हूं। मैंने देखा है, ठीक है, ये जो पंजाब का जो किसान था उसने हमारा हरियाणा के किसान को उस जो इनका जो स्ट्राइक हुई थी, जो उसमें आज मेरे हरियाणा में मेरा किसान अफीम लेने लग गया है, ड्रगिज हो गया है। ये सारी देन पंजाब वालों की है। मैं रमन जी से सहमत हूं, ठीक है, यही किसान पंजाब का जो किसान था, ये कांग्रेस की आप लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी जेजेपी वाले भाई जो खेल रहे थे 4.5 साल हरियाणा में, कर क्या रहे थे? आपका अगर खुद ये मान रहे हैं कि आपका हरियाणा का किसान, आपका हरियाणा का आदमी जो है वो पंजाब वालों के चक्कर में ड्रग लेने लगा, तो मतलब आप लोग बिल्कुल सोए हुए थे क्या? यानी कि आप ये मान के चल रहे हैं कि अब पंजाब के बाद हरियाणा भी उड़ता हुआ हरियाणा हो चुका है, यानी आप देखिए ना, ये तो आप अपने लिए खुद मान रहे हैं। ये देखिए, आंदोलन चल रहा था और आपको पता है राज्य, ठीक है, हैव गट्स इनफ टू से कि ये सारा का सारा कार्रवाई कांग्रेस की हुई कार्रवाई थी।
इसमें कोई शक नहीं। और मैं आई विल बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं फौजी हूं, उसके बाद राजनेता हूं। जो बोलूंगा दिल की बात बोलूंगा, राजनीति की बात नहीं बोलूंगा। मैं राज साहब जवाब ले लेता हूँ। मनीष जी, और फिर से कनेक्शन टूट गया मनीष जी से, चलिए प्लीज। और आपने देखा होगा खालिस्तान के झंडे लगा के वो आंदोलन में वहां पे बैठे थे। ठीक है, मैं रमन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह का दारू, जिस तरह की गलत चीजें वहां पे हुई है, और उसका जो सफर, जो सबसे ज्यादा सफर किया है वो किसान का भोला भाला के, ठीक है, हरियाणा का भोले भाले किसान ने सफर किया है, इसमें कोई शक नहीं। ड्रग्स हो गई है, दारू हुई है, वहां पे हर तरह की गंदी चीजें हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी राज भाई इस बारी हरियाणा का किसान बिल्कुल सामने नहीं आया उसके समर्थन में, उसके परिवार ने नहीं आने दिया। खनौरी बॉर्डर पर उस तरफ का जो पूरा इलाका है, वहां पर क्या हरियाणा के किसान नहीं गया था क्या? नहीं गया था। पक्का? बिल्कुल नहीं। इक्का दुक्का कांग्रेस के समर्थन वाले या जो लेफ्ट समर्थन वाले हैं वो जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनका समर्थन बेस नहीं है। वो चले गए तो लेफ्ट वाले, जो चले गए तो वो कांग्रेस वाले, जो नहीं गए तो वो बीजेपी वाले, क्योंकि आप वाला तो कह नहीं सकते क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार तो साफ सुथरी है ना, वो बोलती है हरियाणा को पानी नहीं देंगे। वो तो बोलती है हरियाणा का कोई अधिकार ही नहीं है। और उसके ऊपर वहां से हरियाणा के अंदर उपद्रव मचाने के लिए उन लोगों को भेज सकते हैं, उनको पंजाब में ही रोकना चाहिए था। चलिए एक बार फिर से नहीं रोका उन्होंने, क्यों नहीं रोका? वो तो साजिश रच रहे हैं ना आप लोगों के खिलाफ, जो आप आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देश के खिलाफ साजिश, बड़ा गंभीर आरोप राठी साहब और मलिक साहब यहाँ पर लगा रहे थे। राठी साहब भी इस बात को कह रहे हैं कि रमन मलिक जी यानी कि बीजेपी की इस बात से वो सहमत हैं कि कांग्रेस ने पूरा किसान आंदोलन के दौरान जो ये खेल किया वो सारा कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने ही हरियाणा के किसानों को ऐसी स्थिति ला दी कि वो ड्रग लेने के ऊपर तक उनको मजबूर होना पड़ा, मतलब वो ड्रगिस्ट बना दिया, वो नशा करते हैं। मलिक साहब, वो मनीष साहब, राज जी आ रही है आवाज? जी बिल्कुल, एकदम साफ आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। राज जी देखिए, जो हमारे सांसद महोदय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में और हर जगह बात कही कि हरियाणा का युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, वो बात दोनों प्रवक्ताओं ने मानी कि इनकी सरकार में, इनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर में ये लोग फेल हो गए। कहीं पंजाब से तो कहीं राजस्थान से, चाहे कहीं से भी आया नशा आया और हरियाणा के युवाओं ने और किसानों ड्रग एडिक्ट हुए, यानी कि नशे की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग ट्रक में भर भर के यहाँ सप्लाई करवा रहे थे। देखिए ये देखो, जिसकी सरकार है वो हाथ खड़े कर रही है और दूसरे लोग ट्रक में भर के कारोबार कर रहे हैं और ये लोग फेल हो रहे हैं, ये लोग पकड़ने में फेल हैं। ये इनके प्रधानमंत्री मान गए कि मुख्यमंत्री फेल, हटा दिया। ये मान गए कि ड्रग पहुंचाने में, रोकने में फेल, मतलब हरियाणा के युवाओं को नशे की ओर धकेल दिया। और 750 किसान की शहादत पे मेरे भाई बोले शराबी, शबाबी और कबाबी। अगर आपके घर में आपका बच्चा आपके एक भाई मलिक साहब आप देखिए, मेरा मलिक साहब आप आराम से, मलिक साहब कसूर होगा। मलिक साहब आप आराम से एक बार सुनिए, क्योंकि मेरा नेटवर्क भी यहाँ कम रह रहा है। आप सुनिए, आपने हरियाणा और देश के किसानों को कहा शराबी, शबाबी और कबाबी, और आपके प्रधानमंत्री ने टीवी पर आके हम माफी मांगी, क्योंकि देश के तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, बीजेपी के प्रधानमंत्री बन। राज्य तरफ मनीष जी, आप कह रहे हो कि ड्रग भर भर के लाए, तो आपकी पुलिस फोर्स कहां थी? आप मतलब आप फेल, आपकी गवर्नमेंट में जो आपके जो बॉर्डर थे वो फेल हो चुके थे क्या? मनीष जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बस एक राजनीतिक पार्टी होने की क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? है
क्या आप ये देख रहे थे, क्या ये सरकार का आप उसका कि कितना कंट्रोल है, कितना नाप आप उसका नापदान कर रहे थे? बॉर्डर पे पुलिस हटा दी थी क्या? राज्य बॉर्डर पे पुलिस नहीं थी क्या? या बॉर्डर पे आपने एक राजनीतिक, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने से आपने क्या रोल निभाया? क्या आप ये देख रहे थे कि हम ड्रग भिजवाएं, दारू भिजवाएं और सरकार कितनी पकड़ती है? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी इस चीज को रोकने के लिए? क्या वो किसान आपका भाई नहीं था? आपने क्या उसको बिगाड़ने के लिए सरकार का नाप का वो देखने के लिए आपने अपना भाई, अपना घर बर्बाद किया? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एक आपने एक बड़ी चीप पॉलिटिक्स, एक चीप राजनीति आपने की, जिसका नुकसान, ठीक है, वो परिवार निभा रहा है और आगे तक निभाए उसको, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल आप हैं, कांग्रेस पार्टी है और आम पार्टी है। चलिए, समय का थोड़ा सा अभाव है, एक क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं। रमेश मलिक साहब, 4 सीटों पर और उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, कब तक उम्मीद की जा सकती है? विजेंद्र सिंह पहले ही छोड़कर जा चुके हैं आप लोगों को, गठबंधन तो वैसे ही आप लोगों ने तोड़ दिया था, और बाकी जो 3 और सीटें हैं उसको लेकर भी लोग इंतजार कर रहे हैं, कब उनके नामों की घोषणाएं हो जाए? नहीं, बहुत जल्दी होंगी। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के हर एक चीज को आकलन कर रहा है। 6 हमने कर दी हैं और बाकी 4 भी आएंगी, और उसका रिजल्ट मैं ये मानता हूँ कि आज भी मैं बहुत खुले तौर पे कह सकता हूँ कि हरियाणा की 10 और दिल्ली की 7, ये 17 सीटें भाजपा की झोली में जनता देने को आतुर बैठी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूँ कि इस बारी एलओपी जो होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होगा लोकसभा में, वो कांग्रेस का नहीं होगा, ये गारंटी दे सकते। अच्छा, वो सब एकदम स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सब कुछ तय है। मलिक साहब, आप जनता नहीं चाहती जी, मलिक साहब, आप कांग्रेस पार्टी में भी बड़ा उठापटक चल रही है चीजों को लेकर कि अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। आखिरकार कहां अभी शंका आशंका फंसी हुई है कांग्रेस के सामने? वो लड़ना ही नहीं चाहते साहब, सबको पता है क्या है होना है। हर एक बड़ा नेता कोई ना कोई छोटा कोना ढूंढ के छुपने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सुरजेवाला देख लो, चाहे वो कुमारी शैलजा देख लो, चाहे वो किरण चौधरी देख लो, कैप्टन अजय देख लो, देवेंद्र देख लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा देख लो, कोई लड़ने को इच्छुक नहीं है। उनके सर के ऊपर जयराम रमेश और राहुल गांधी का ऐसा प्रकोप पड़ा हुआ है कि जो कांग्रेस की बची कुची साख थी वो सारी बर्बाद करके छोड़ दी हुई है। और कल तो भाई साहब ने जो भगवान विठल की मूर्ति का निरादर करा है, वो और खतरनाक। तो भगवान जाने क्या करना चाहते हैं। लोगों ने भस्मासुर की कहानी सुननी थी, इनके घर में क्या हुआ ये तो यही जाने। इनके घर में कौन है भस्मासुर? पता नहीं साहब, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमेशा ही भस्म होता रहता है। अच्छा, मनीष जी कह रहे हैं शस्त्र अस्त्र जो है आपके बड़े नेताओं ने पहले से डाल दिए हैं हार के डर से। राज जी, इस बार भस्म तो जरूर होगा, लेकिन बीजेपी का अहंकार होगा। और ये वादा रहा, जिस भाई ने शराबी शबाबी और कबाबी कह के उन किसानों की शहादत का अपमान करा है, वो जरूर इस बात का बदला हरियाणा का और देश का किसान इनसे लेगा, जिन्होंने 1 साल सर्दी गर्मी धूप बरसात में बैठकर सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए 750 लोगों ने शहादत दी, और प्रधानमंत्री जी ने अपने काले कृषि कानून वापस लिए। आज ये भाई कहते हैं कि वो किसान थे ही नहीं, क्योंकि उससे पहले वो उग्रवादी थे, खालिस्तानी थे, अफगानी थे, पता नहीं कौन कौन थे। तो ये बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और दूसरी बात, राजा वरियाम ने बोला, जो हरियाणा में आपके एमपी राजा वरियाम ने बोला था खालिस्तानी, हमने नहीं बोला था। जो हरियाणा में हुड्डा साहब पहले पंजाब से हरियाणा सांसद हैं, उन्होंने ये संज्ञा दी थी। राज जी, हरियाणा में नशे का कारोबार बढ़ा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हटा दिया और गब्बर साहब भी हटा दिए, होम डिपार्टमेंट ले लिया,
तो क्या सच्चाई है कि पुलिस जो थी हरियाणा में, गब्बर साहब तो रुसा दिए इन्होंने, वो हटा दिए थे। गब्बर साहब तो रुसा दिए। चलिए, हाँ क्या कह रहे हो राज जी? मैं कह रहा था कि गब्बर साहब को तो रुसा दिया इन्होंने, रूस गए वो। हेलो, चलिए, शायद आवाज आपको नहीं आ रही है मेरी। हेलो, हाँ जी जी, हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है जी जी। चलिए, मनीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे। कब तक उम्मीद है? 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, गुड़गांव से राज बब्बर का नाम भी चल रहा है, क्या कारण है कि अभी तक चिंतन मंथन? आपको आवाज आ रही है मनीष जी मेरी? राठी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ओके, चलिए, शायद मनीष जी को आवाज नहीं आ रही है। समय का अभाव है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम राजधर्म में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे मैं एक जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज, कि बड़े बड़े क्लेम बीजेपी ने और कांग्रेस ने किए हैं, इन दोनों को शुभकामनाएं लोकसभा के लिए। पर ये वो सपने जो है ना, क्या किसके होते हैं, वो बनवारी लाल के सपने, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बनवारी लाल के सपने, हाँ, बनवारी लाल के जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी, आपका भी, और लोकसभा चुनाव के लिए आप सभी को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। उम्मीद ये करते हैं कि इस राजनीति में कुछ थोड़ा बहुत जनता का भी भला हो जाए। लोकसभा चुनाव की कल 3 बजे घोषणा हो सकती है। कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे, और किस किस चरण में कहां कहां पर कब कब चुनाव होने हैं, ये कल उम्मीद की जा रही है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें अंबाला, आपका सिरसा, इसके अलावा करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ भिवानी। बाकी अभी 4 सीटें हैं जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर सुशील गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में है। लेकिन बाकी 9 सीटों पर अभी तक कांग्रेस का मंथन चिंतन चल रहा है। कांग्रेस तमाम तरह के गणित को समझने की, तमाम तरह के समीकरणों को समझने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से 2019 को पीछे छोड़ते हुए 2024 में वो वापसी करे, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी। और सबसे बड़ी बात, उनके सबसे बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा भी सोनीपत और रोहतक लोकसभा से हार गए थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में बड़ी चुनौतियां हैं तमाम राजनीतिक दलों के सामने। सभी ने अपनी सियासी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। शह और मात का खेल जो है वो सीधे सीधे कहें तो शुरू हो चुका है, बस उसकी आधिकारिक घोषणा कल होने वाली है। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रिपोर्टर जी चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर, खासतौर से हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ राय है, वो भी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया राठी साहब। थैंक यू।